Hello everyone, I'm Santosh Pano and you are learning English with me. Okay, so let's get started. लास्ट सेशन में जब हमने नरेशन का जो फर्स्ट वीडियो बनाया बच्चों, उसमें हमने क्या जाना था कि कैसे हम 5 टाइप के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। प्लस में हमने ये भी देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या रहेंगे जो 5 टाइप के सेंटेंसेस पे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो हमने वहाँ पर सिंपल सेंटेंस डिस्कस किया था, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी करे थे। उसी में मैं आपको दिस का कॉन्सेप्ट समझा रही थी। ठीक है, अगर सपोज करिए यहाँ पर एक सेंटेंस होता बच्ची कि दिस morning he said to me I will go to Delhi today, ऐसे लिख दिया बच्चे। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि नरेशन चेंज करिए इसका। मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर क्या करता है कि भाई जैसे ही सेंटेंस दिखा, रटी हुई लाइनें होती हैं कि टुडे कन्वर्ट होता है दैट डे में, और 4 ऑप्शंस में से वो सीधा जाएगा और उसको ठीक कर देगा। लेकिन एक बात बताइए बच्चे, यहाँ पर मैंने दिस वर्ड को यूज किया है रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, दिस मॉर्निंग ही सेड टू मी। ठीक है, आगे जो शब्द मैंने यूज किया है दैट इज टुडे। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, इस दिस मॉर्निंग पे ध्यान नहीं देता कि लैंग्वेज में इसको कैसे यूज किया गया है। ठीक है, इससे पहले हमने दिस को एज एडजेक्टिव यूज किया था, तो हमने क्या सीखा वहां पर कि दिस का दैट बनाना है। अगर दिस शब्द रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत में था एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो वहां पर भी हमने क्या देखा कि दिस चेंज नहीं होगा। अब की बार मैंने क्या कर दिया है, दिस को यूज किया है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आपको ये देखना पड़ेगा बच्चे कि इस दिस शब्द का सेंटेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, मतलब दिस लगाने से इस सेंटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। अगर ये दिस नहीं होता, मैक्सिमम बच्चा कर सकता था कि टुडे कन्वर्ट होता है दैट डे में, विल कन्वर्ट होगा वुड में, सारी चीजें आप कर सकते थे। लेकिन इस दिस मॉर्निंग से क्या फर्क पड़ा इस सेंटेंस पे, ये जानना ज्यादा जरूरी है। जस्ट इमेजिन कि दिस मॉर्निंग शब्द वो लिख रहा है बच्चों, तो दिस यहाँ पर नियरनेस को शो कर रहा है। ठीक है, अगर दिस मॉर्निंग शब्द यूज हुआ है तो यहाँ पर कभी भी क्या यस्टरडे शब्द आ सकता है? क्या यस्टरडे बीता हुआ दिन, क्या उसकी दिस मॉर्निंग हो सकती है? टुमेरो होता है आने वाला दिन, क्या टुमेरो की दिस मॉर्निंग हो सकती है? नहीं ना। तो एक चीज तो क्लियर है बच्चों कि दिस मॉर्निंग शब्द अगर आप यूज कर रहे हो रिपोर्टिंग वर्ब में, तो यहाँ पर हमेशा टुडे ही होगा, यहाँ पर कोई अदर टाइम को एक्सप्रेस करने वाला शब्द नहीं आ सकता। ठीक है, अब फर्क क्या पड़ेगा, इसको लाइफ से जोड़िए। सुबह सुबह एक बच्चा मेरे पास आया और उसने कहा कि मैम आज मैं आपकी क्लास में नहीं आऊंगा क्योंकि आज मैं दिल्ली जाऊंगा। राइट, क्लास की टाइमिंग हुई 12:30 और उस टाइम मैं किसी को क्या बताऊंगी कि भाई आज वो बच्चा नहीं आएगा क्योंकि आज सुबह ही वो क्या कह रहा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा। यानी कि आप सेम डे में बात कर रहे हो। राइट, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों क्या है कि इस टुडे को चेंज नहीं करोगे। इस दिस मॉर्निंग शब्द का जो इंपैक्ट है ये टुडे के ऊपर पड़ा है और टुडे यहाँ पर चेंज नहीं होगा। राइट, टेंस चेंज होगा क्योंकि जब ये बात आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हो तब घड़ी में टाइम चेंज हो चुका है। अगर टाइम चेंज हो चुका है यानी कि चेंज इन टेंस। ठीक है, तो आपको ये क्या बनाना पड़ेगा, देखो बनाओ इसको। अगर यहाँ पर लिखा है दिस मॉर्निंग ही सेड टू मी, तो फटाफट कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, दिस मॉर्निंग ही टोल्ड मी। दोनों बातों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए होगी दैट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कि ही, विल को कन्वर्ट करेंगे पास्ट फॉर्म में, ही वुड go to Delhi today। अब आपको यहाँ पर दैट डे में कन्वर्ट नहीं करना, और ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। मैंने आपको दिस के 3 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। दिस जब एडजेक्टिव का काम करता है तभी दिस का दैट बनता है, क्लियर। दूसरा, दिस जब हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के बिगिनिंग में आपको मिलेगा, और उस केस में दिस का दैट नहीं बनाना, दिस का एज इट इज दिस रहेगा। थर्ड सिचुएशन जो यहाँ से निकली बच्चे वो ये थी कि दिस शब्द का यूज वो रिपोर्टिंग वर्ब में कर रहा है और आगे हमेशा टुडे शब्द यूज होगा और टुडे का दैट डे नहीं बनाएंगे, टुडे एज इट इज टुडे ही रहेगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपको दिस के वेरियस कॉन्सेप्ट सीखने हैं, क्योंकि बच्चों अगर आप रटने की कोशिश करोगे, नियम पढ़ोगे, तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि दिस का दैट में कन्वर्ट होता है, दिस दोज में होता है, बट दिस दैट बनेगा ये डिसाइड कहाँ से होगा, हमारे सेंटेंस की सिचुएशन से। और अगर सिचुएशन क्लियर हो गई तो फिर आपको इंग्लिश आ जाएगी। क्लियर बच्चों, एक और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज करिए यहाँ पर एक सेंटेंस होता बच्चे, ही सेड टू मी आई हैव ए कार। ठीक है, जब आप इसको चेंज करते तो क्या चेंज करते, जैसे ही आप यहाँ पर आते आप कर सकते थे ही टोल्ड मी, दोनों बातों को जोड़ने के लिए दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कि ही, आपने देखा हैव अ कार, ये प्रेजेंट टेंस है यानी कि प्रेजेंट पोजीशन को शो किया जा रहा है यहाँ पर। अगर प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो हैव का आपको क्या बनाना पड़ेगा, हैड बनाना पड़ेगा, यानी कि ही हैड ए कार।
राइट, फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये देखिए कि जस्ट इमेजिन कि प्रेजेंट कन्वर्ट हो गया किसमें, पास्ट में। अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच में ही हैड होता तो आप क्या करते? तो आपको कैसे करना है, देखो मैक्सिमम बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, ठीक है। कि सपोज करिए यहाँ पर ऑलरेडी क्या होता, आपका हैड होता, तो आप क्या करते? यहाँ पर लिख दिया उसने आई हैड ए कार। अब आप किस में चेंज करते? जब आप 4 ऑप्शंस देखोगे सेंटेंस के, तो एक में क्या लिखा है, ही हैड बीन ए कार, ऐसे लिख दिया, और दूसरे में क्या लिख दिया, ही हैड ए कार। तो अब आप इसको कैसे ध्यान से देखेंगे? बच्चा जल्दबाजी में क्या देखता है कि भाई 2 बार हैड थोड़ा जच नहीं रहा ना, और अब वो आंसर करके आ जाएगा ही हैड बीन ए कार। लेकिन हैड बीन ए कार करने से क्या गलत इंपैक्ट पड़ता बच्चों? बी का मतलब होता है होना, और इसका मीनिंग हो जाता कि वह एक कार होता था, जबकि हम कहना क्या चाह रहे थे, उसके पास एक कार होती थी। पोजेशन वाले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? पोजेशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं हैव, पास्ट फॉर्म होता है हैड, और ये हैड हमारा होता है थर्ड फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट किससे बनेगा? ये पास्ट हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म दूसरा हैड, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ही हैड ए कार, ठीक है। और यहाँ पर ये यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस को कन्वर्ट किया जाता है पास्ट में, पास्ट को कन्वर्ट किया जाता है पास्ट परफेक्ट में, इसलिए यहाँ पर ये टेंस बन गया है पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? तो आप हेड का भी ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। हैज हैव है तो कन्वर्ट करिए हेड में, अगर ऑलरेडी हेड है तो उसको कन्वर्ट करिए 2 बार हेड में, और जिसको हम नाम देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो आई होप कि आप सिंपल सेंटेंसेस का बना लेंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है बच्चे? ये क्वेश्चन करने के लिए यूज होते हैं, पूछताछ करने के लिए यूज होते हैं। प्रश्न इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के हमारे पास 3 टेक्निक होती हैं। हम यूज करते हैं WH फैमिली, हाउ फैमिली और बाय हेल्पिंग वर्ब। इन 3 तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या क्या शॉर्ट ट्रिक हम बना सकते हैं वो देख लेते हैं बच्चे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, अगर किसी सेंटेंस में सेड टू है तो हम इस पूरे को कन्वर्ट करेंगे आस्क में, ठीक है। या फिर एक और वर्ड है बच्चों इंक्वायर्ड, ठीक है, ये पहला तरीका हुआ। अगर लिखा होता सेज टू तो इस पूरे को कन्वर्ट कर सकते थे प्रेजेंट फॉर्म यानी कि आस्क्स में, ठीक है। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। सेकंड जो आपका सेकंड स्टेप होगा बच्चे वो क्या होगा, सबसे पहले सेट टू को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे कोमा और इन्वर्टेड कोमा, रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास, ठीक है। थर्ड स्टेप जो हमें अप्लाई करना है, हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए क्या करना है, जब जब आपका क्वेश्चन है WH फैमिली से, हाउ फैमिली से, आगे लिखिए नो कंजंक्शन रिक्वायर्ड, नो कंजंक्शन रिक्वायर्ड। इसका रीजन क्या रहता है बच्चों, जैसे मैंने प्रोनाउन की थ्योरी में आपको पढ़ाया है कि जब जब हमारे WH और हाउ वर्ड सेंटेंस के बीच में जाते हैं तो ये खुद ही इंटेरोगेटिव या रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब बनने का काम करते हैं। इंटेरोगेटिव सिर्फ कब हैं, जब ये बिगिनिंग में यूज होते हैं। रिलेटिव कब होते हैं, जब ये सेंटेंस के मिडल में यूज होते हैं, ठीक है। तो जब जब कोई भी WH या हाउ वर्ड सेंटेंस के मिडल में यूज होगा तो वो या तो इंटेरोगेटिव नहीं, या तो वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा होगा या फिर वो रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा होगा। और अगर ये रिलेटिव का ऑलरेडी काम कर रहा है तो अगर आप अब कंजंक्शन लगाओगे तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा, यानी कि जोड़ बनाने का काम ये शब्द ऑलरेडी कर रहे होंगे, तो आपको अपनी तरफ से कोई कंजंक्शन नहीं लगानी। नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि जब जब क्वेश्चन होगा बाय हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप कंजंक्शन यूज करोगे इफ या तो यूज करोगे वेदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कंजंक्शन कौन सी बनी, या तो इफ या तो वेदर, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चे, इंपॉर्टेंट रहेगा कि यूज असर्टिव फॉर्मेशन, हमेशा असर्टिव फॉर्मेशन यूज करें, क्योंकि जब डायरेक्ट स्पीच होगी तब तो पर्सन जो सामने खड़ा है वो हमसे क्या कर रहा होगा, क्वेश्चन कर रहा होगा, तब तो वो कौन सा फॉर्मेशन यूज करेगा, इंटेरोगेटिव। लेकिन उसकी कही हुई बात को जब हम अपने शब्दों में किसी को रिप्रेजेंट करेंगे तब वहां पर क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, असर्टिव फॉर्मेशन का यूज करेंगे। असर्टिव कहिए या फिर सिंपल कहिए, ठीक है। यानी कि कौन सा फॉर्मेट होता है ये, SVO, लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यूज करेंगे SON 1 2 3 फॉर्मूला, क्या करने के लिए, टू चेंज पर्सन प्रोनाउन, टू चेंज पर्सन
प्रोनाउन। पर्सन प्रोनाउन को चेंज करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज SON 1 2 3, जो प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे वो ये है कि टेंस, टाइम एंड मॉडल विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली, विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली, वैसे ही चेंज करेंगे जैसे हम करते आए हैं, विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो नया हमने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद रिमूव करेंगे कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि WH और हाउ फैमिली से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम कोई कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। अगर क्वेश्चन होगा हेल्पिंग वर्ब से तब हम या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे असर्टिव फॉर्मेशन यूज करेंगे और उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे SON 1 2 3 क्या करने के लिए, टू चेंज पर्सन प्रोनाउंस। क्लियर। उसके बाद टेंस, टाइम एंड मॉडल विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे बच्चे, ताकि ये बात हमारी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आता है बच्चों एग्जाम्पल्स। सपोज करो यहाँ पर सेंटेंस होता माई फ्रेंड सेड टू मी, और उसने आगे बोला, क्या बोला, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू, ऐसे लिख दिया। अब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो हमारा रहेगा वो क्या होगा कि माई फ्रेंड आस्क्ड मी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, यहाँ तक गए। रिमूव करेंगे कोमा और इन्वर्टेड कोमा। जैसे ही आप यहाँ पर गए तो हमारा शब्द यूज हुआ है हाउ, एज इट इज लिख दो, कोई कंजंक्शन नहीं लगानी, हाउ हो गया। अब हमें चाहिए असर्टिव फॉर्मेशन। असर्टिव फॉर्मेशन कैसे बनेगा, जब सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे वर्ब को बाद में लिखेंगे। अब ये देखिए यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है तो आपको यहाँ पर आई लिखना पड़ेगा। इज MR किस में कन्वर्ट होते हैं, वॉज वर्ब में, और फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा और आपका आंसर हो जाएगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। क्लियर। और ऐसे में ये वॉज क्यों बना बच्चों, क्योंकि जब डायरेक्ट स्पीच है तब हमारी घड़ी में कुछ अलग टाइम है, जब आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में बोल रहे हो तो घड़ी का टाइम चेंज हो गया है। घड़ी का टाइम चेंज होने का मतलब है चेंज इन टेंस। क्लियर। तो ऐसे आपका आंसर बन जाएगा। एक और एग्जांपल बनाते हैं। अगर यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा होता शी सेड टू मी, शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, और ऐसे उसने ये हमसे पूछ लिया, इंटेरोगेटिव है ये। अब देखो ही सेड टू मी पूरे को कन्वर्ट करेंगे शी आस्क्ड मी, बन गया। जैसे ही आप यहाँ पर आए एज इट इज आपको वोट शब्द लिख देना है, वोट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए असर्टिव फॉर्मेशन कैसे बनेगा, योर नेम, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आई अगर होगा तो आई का पॉजेसिव केस क्या बनेगा, माई, तो वोट माई नेम। अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर वॉज। ठीक है, दैट इज व्हाट माई नेम वॉज, और फुल स्टॉप। क्लियर। अब देखो जैसे आपको लगेगा कि मेरा नाम क्या था, है ना, नाम तो अब भी है, लेकिन यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, कहा क्या गया उसको हमें क्या करना है टेंस में चेंज करके लिखना है। क्योंकि जब आप किसको ये बात रिपोर्ट कर रहे हो तब घड़ी में टाइम चेंज हो गया है, और घड़ी में टाइम चेंज होने का मतलब है चेंज इन टेंस। क्लियर। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी, और उसने लिखा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो सबसे पहले सेड टू को कन्वर्ट किस में कर देंगे, ही आस्क्ड मी, यहाँ तक हुआ। जैसे ही आपने कोमा इन्वर्टेड कोमास रिमूव किए, WH फैमिली आपके सामने आई, वेयर एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर जो ये कंस्ट्रक्शन है ये इंटेरोगेटिव फॉर्मेट का है, डू यू लिव। आप इसका सिंपल क्या बनाओगे, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आई लिव, और लिव हमारा प्रेजेंट टेंस है, डू हमें बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट में। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई लिव्ड। ठीक है, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी इसमें, क्योंकि असर्टिव फॉर्मेशन कौन से होते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्लियर। तो आई लिव्ड आपको करना पड़ेगा, और ये कहाँ से कन्वर्ट हुआ है, लिव का पास्ट फॉर्म लिव्ड होता है। क्लियर। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर लोगे। नेक्स्ट और आगे बढ़ लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस और करते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, आगे उसने लिखा मैडम कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, ऐसे लिखा, कैन आई हेल्प यू, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब बदले में शी ने क्या जवाब दिया, शी सेड नो, नहीं चाहिए आपकी हेल्प। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस है जिसको हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब जब सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या कहीं भी मैडम और
सर जो शब्द बोले जाते हैं बच्चे, ये हमेशा फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बोले जाते हैं। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में जब आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सर या फिर मैडम। क्लियर? ये हमेशा फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बोले जाते हैं, यानी कि जैसे किसी ऑफिस में या फॉर्मल कॉन्वर्सेशन जहाँ भी होते हैं। ठीक है, जब हम ऐसे में लिखेंगे बच्चे, तो ये जो शब्द लिखा है मैडम, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में जो टर्म्स यूज हुई हैं वो हम इनडायरेक्ट में नहीं बोल सकते, उनके कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में चेंज करके लिखेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही कहीं भी सर या मैडम शब्द लिखे मिले तो आप अपनी तरफ से क्या चेंज करोगे, रिस्पेक्टफुली शब्द जोड़ देंगे। ठीक है, कैसे? देखो इसका आंसर आप क्या बनाओगे, आप इसको लिखोगे He asked me respectfully। ये अपनी तरफ से जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में मैडम शब्द यूज हुआ है। ठीक है, ही आस्क्ड मी रिस्पेक्टफुली। अब आपको दोबारा से मैडम शब्द को यूज नहीं करना अपने इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, इतना यहाँ तक बन गया। अब ये देखिए यहाँ पर आप आए, कैन आई हेल्प यू। जैसे ही कैन से आपने देखा तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन है। हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, इफ या फिर वेदर। आप इन दोनों में से यूज कर सकते हो, इफ। अब आया बच्चों फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इफ ही पहले लिखेंगे क्योंकि हमें असर्टिव फॉर्मेशन लगाना है। कैन का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कुड। ही कुड हेल्प, और यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी कि मी। ये फुल स्टॉप हो गया। क्लियर? अब ये ऊपर वाले पोर्शन का आपने बना दिया है कि ही आस्क मी रिस्पेक्टफुली इफ ही कुड हेल्प मी। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब उसने जो बाद वाला पार्ट लिखा है बच्चे वो है शी सेड नो। अब ये देखिए शी थर्ड पर्सन है, नो चेंज, शी। अब आपको सेड को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? एक टर्म होती है हमारी आंसर, एक हमारी होती है रिप्लाई। दोनों में क्या फर्क है? आंसर हम करते हैं डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टली मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हुए, मैं उनसे कुछ क्वेश्चन करूंगी तो वो उसका आंसर करेंगे। लेकिन अगर इनडायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ते हैं, किसी को मेल करते हैं, तो उनका हम हमेशा रिप्लाई करते हैं। जैसे आप अपने एंड्रॉयड फोन में देखते हो, कॉल का हमेशा आंसर होता है जबकि मैसेज का हमेशा रिप्लाई होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। अब साफ साफ हम डायरेक्ट से क्या बना रहे हैं, इनडायरेक्ट बना रहे हैं। तो यहां पर कभी भी आपको आंसर वर्ब का यूज नहीं करना, आपको हमेशा रिप्लाई का यूज करना है। याद रहिए ये बात। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या बनाना पड़ेगा, शी रिप्लाइड। ठीक है, अब जो शब्द उसने लिखा है नो, इसको कन्वर्ट करोगे इन नेगेटिव। अगर मान लीजिए शब्द लिखा होता है यहाँ पर यस, तो हम उसको कन्वर्ट करते इन पॉजिटिव या फिर इन अफर्मेटिव। इन पॉजिटिव या फिर इन अफर्मेटिव। तो आपको क्या करना होगा, शी रिप्लाइड इन पॉजिटिव। अगर नो लिखा है तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा नेगेटिव। ये आपको देखना है सेंटेंस में। क्लियर? अब ये आपके सामने इस पूरे सेंटेंस का चेंज है। क्या बना दिया आपने, ही आस्क्ड मी रिस्पेक्टफुली इफ ही कुड हेल्प मी, शी रिप्लाइड इन नेगेटिव। बस ये आपका आंसर होगा। क्लियर बच्चों? तो ऐसे आपको समझना है कि कैसे हम इनको वेरियस तरीके से चेंज करते हैं। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, माई सिस्टर सेड टू मी हैव यू लर्न्ड वोकैब। हैव यू लर्न्ड वोकैब। कोई भी आप इंटरोगेटिव फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको चेंज करोगे तो कैसे करोगे, आपने लिखा कि माई सिस्टर, सेड टू को कन्वर्ट करो आस्क्ड मी। यहां तक आ गई। जैसे ही आप यहां पर आए, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन है तो आपको कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा इफ। ठीक है, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि इफ आई। हैव यू लर्न्ड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इफ आई हैड लर्न्ड वोकैब, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ आई हैड लर्न्ड वोकैब। क्लियर? असर्टिव फॉर्मेशन में लिखना पड़ेगा। असर्टिव मीन्स, सपोज करिए दो ऑप्शन ऐसे होते, एक में होता आई हैड, एक में होता हैड आई, तो आपका आंसर होना चाहिए आई हैड। ठीक है, कंजंक्शन के बाद आप क्या लिखोगे, असर्टिव फॉर्मेशन लिखोगे, यानी कि पहले सब्जेक्ट उसके बाद अपनी वर्ब। क्लियर है बच्चों? तो आपको क्या करना है, इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में 3 पैटर्न आते हैं बच्चों, WH फैमिली, हाउ फैमिली, बाय हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको माइंड में रखनी है वो क्या है कि WH और हाउ फैमिली से जब जब क्वेश्चन गिवन होगा
आपको कोई कंजंक्शन नहीं लगानी। और उसका रीजन साफ है, क्योंकि WH और हाउ वर्ड सेंटेंस के मिडल में जब जाते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का काम करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर दोबारा से कोई कंजंक्शन नहीं लगानी। जब जब क्वेश्चन होगा हेल्पिंग वर्ब से, देन वी विल यूज कंजंक्शन, एंड द कंजंक्शन विल बी इफ और वेदर। हम वेदर का भी यूज कर सकते हैं, इफ का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। आगे बढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम इफ का भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है बच्चे, My brother said to me, will you stay here or go? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चे सेंटेंस पे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि मेरे भाई ने मेरे से पूछा कि विल यू स्टे हेयर, आप यहाँ रुकेंगे या चले जाएंगे। और जो शब्द हमने लिखा है बच्चे, ये चॉइस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब सपोज करो तुम में से किसी बच्चे ने इसको कैसे बना दिया कि माई ब्रदर आस्क्ड मी, माई ब्रदर आस्क्ड मी। ठीक है, आप यहाँ पर आई, आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन है, तो इफ और वेदर कोई भी मैं यूज कर सकता हूँ। सपोज करिए आपने यूज कर दिया यहाँ पर इफ। ठीक है, बनाते हैं आगे। यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि आई, और विल किस में कन्वर्ट होगा? वुड में। आई वुड स्टे हेयर कन्वर्ट होता है देयर में। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, गो सीधा दिखा, जिसको बच्चे को ये V1 नजर आ रहा है। ठीक है, और वो V1 को सीधा कन्वर्ट कर देगा V2 में, यानी कि वेंट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चे, क्योंकि इस सेंटेंस में छुपा हुआ मीनिंग क्या है? विल यू स्टे हेयर और विल यू गो, और विल यू गो, कुछ ऐसा मीनिंग है बच्चे। ठीक है, विल एक मॉडल है, तो हर मॉडल के बाद क्या आता है? V1 आता है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि आई वुड फिर से लिखा जाता, आई वुड गो। अब आई वुड जो पार्ट है ये कॉमन हो गया, ये देखिए आई वुड आपने यहाँ भी लिख दिया। अब आप दोबारा से आई वुड लिखोगे तो ठीक नहीं लगेगा, यानी कि आपको आई वुड के बाद वाला पार्ट क्या लिखना है? गो। ठीक है, मान लो आपने ये बना दिया। अब भी इसमें क्या एरर है बच चुकी है बच्चे, क्योंकि आप यहाँ पर और का जोड़ा लिख रहे हो, और कभी भी इफ के साथ जोड़ा नहीं बनाता। राइट, कंजंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसको देखेंगे तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर अब आप इफ नहीं लगा सकते, और इस इफ की जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा वेदर। ठीक है, वेदर सिर्फ कब लगा सकते हो? जब और का जोड़ा बना हुआ हो। ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि भाई हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन है, इफ और वेदर कोई भी आ सकता है, लेकिन सेंटेंस में और से जोड़ा बना हुआ है, और इफ के साथ कभी भी जोड़ा नहीं बनाता। अगर आपके सेंटेंस के टेल पार्ट में और शब्द लिख रखा है जो चॉइस क्रिएट करने के लिए यूज होता है, तो हमेशा ही क्या यूज करेंगे? वेदर। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा बच्चों? माई ब्रदर आस्क्ड मी वेदर आई वुड स्टे देयर और गो। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? तो आई होप कि आप इंटेरोगेटिव के पैटर्न समझ गए होंगे, क्या क्या चेंजेस आपको करना है। और आप जब प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में जब ये कराऊंगी तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम इसके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।